गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पिछले जो वीडियोस अपन ने जो देखे, जो लेक्चर लिए थे, उसमें हमने किसी ऊर्ध्वाधर तल में वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया था। उस गति के कुछ सवाल हमने किए थे। आगे बढ़ते हुए आज हम उसमें और सवाल करने वाले हैं। पिछले केस में जो हमने सवाल किए थे तो एक ही प्रकार की गति के बारे में किए थे, या तो वस्तु ऊपर की ओर जाती है या वस्तु नीचे की ओर आती है। अभी हम जो सवाल करने वाले हैं उसमें दोनों प्रकार की गति होगी, वस्तु ऊपर भी जाएगी और वापस नीचे भी गिरेगी। देखिए सवाल देखते हैं हम। एक वस्तु पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। वस्तु कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी? एक बात। दूसरा, वायु में कितने समय तक रहेगी? दूसरी बात। और तथा पृथ्वी तल से वापस कितने वेग से टकराएगी? जब ये पृथ्वी से टकराएगी तो टकराते समय इसका वेग कितना होगा, उस वेग के बारे में अपने को और विचार करना है। तो ऐसा अपन इस सवाल के बारे में विचार करने वाले हैं। तो देखिए सवाल का सॉल्यूशन एक बार समझते हैं क्या दिया है कि एक वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर उछाली गई है। तो हमने कल्पना की कि ये पृथ्वी तल पर बिंदु ए है। यहाँ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाली जाती है। ऊपर की ओर कितने वेग से? तो वेग दिया है इसको 50 मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से हमने उछाल दी। और वस्तु लगातार ऊंचाई पर जाएगी, किसी न किसी ऊंचाई पर, और लास्ट में इसके मार्ग का उच्चतम बिंदु है बी पर पहुँची। वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी? यानी ए से हमने फेंकी और बी बिंदु तक पहुंची, तो ए से बी तक की ऊंचाई कितनी होगी? एक तो हमको ये ज्ञात करना है कितनी इसने ऊंचाई प्राप्त की। ठीक है। अब उच्चतम बिंदु हम किसको मानते हैं? तो उच्चतम बिंदु का मतलब क्या है कि जहाँ पर वस्तु का वेग शून्य हो जाए, गति कर रही है, लगातार ऊपर जाएगी और एक ऊंचाई पर जाकर इसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जिस बिंदु पर जाकर इसका वेग शून्य हो जाता है उसको बोलते हैं इसका उच्चतम बिंदु। तो इस यात्रा का जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। हमने माना यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचने में t1 समय लेती है, तो ये समय कितना लिया, उस समय के बारे में हमको गणना करनी है। तो गति हो रही है ए से बी तक। तो प्रारंभिक वेग u, इसका मान कितना दिया है? 50 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग v का मान कितना है? 0। समय कितना है हमको अज्ञात है, ज्ञात करना है। ऊंचाई कितनी है? अज्ञात है, ज्ञात करनी है। अब ऊपर की ओर गति करेगी तो ऊपर की ओर जाने पर g का मान कैसा होता है? ऋणात्मक। तो g का मान कितना हो गया? -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब इस डेटा का यूज़ करेंगे। इस डेटा का यूज़ करते हुए अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे। तो हमको गति दी है ए से लेकर बी तक की, पृथ्वी तल से लेकर उच्चतम बिंदु तक की। तो u का मान कितना दिया हुआ है? तो u का मान 50 मीटर प्रति सेकंड, v का मान 0, g का मान -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। t1 हमको ज्ञात करना है और h ये हमको ज्ञात करना है। दो अज्ञात राशि होगी। तो पहले समीकरण का उपयोग कर सकते हैं हम। प्रथम समीकरण से तो क्या होता है? पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी। v का मान 0, u का मान 50, g का मान -10 इंटू टी अज्ञात है t1। पक्षांतर करेंगे तो 10t1 बराबर 50। तो t1 का मान आ गया 50/10, यानी t1 का मान 5। समय है तो मात्रक सेकंड। पहला उत्तर तो हमारे पास ये हो गया कि ये कितना समय लेगी ऊपर तक पहुंचने में। ठीक है। दूसरा, ए से बी तक की ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो दूसरा समीकरण लगा दो। द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण क्या होता है? तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस सूत्र का अपने को उपयोग करना है। h अज्ञात राशि है, u हमको दिया हुआ है, t हमने निकाल लिया, और g का मान हमको सवाल में दिया हुआ है। तो देखते हैं एक बार क्या करना है। h बराबर u का मान 50, t का मान 5, t मतलब t1 यहाँ पर। तो समय है वो t1 है, पहली यात्रा का ए से बी तक का, प्लस 1/2 g का मान -10 और t1 का मान 5 इसका स्क्वायर। 50 का 5 में गुणा हुआ तो 250, 250 -2 से काट दिए तो ये 5 बार कट गया, ये आ गया 125। सॉरी, ये आ गया केवल 25। तो
250 माइनस इसका गुणा किया तो ये 125 हो गया, तो बराबर कितना बचा 125। ऊंचाई है तो ये दूरी मीटर। इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु जब हम पृथ्वी तल से ए बिंदु से ऊपर की ओर उछालते हैं, बी बिंदु तक पहुंच रही है, तो बी बिंदु तक पहुंचने में इसने कितनी ऊंचाई तय की, तो ये वस्तु अधिकतम 125 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी, एक बात। और ए से बी तक पहुंचने में इसने कितना समय लिया, उस समय की हमने गणना कर ली, उस समय कितना है T1, और T1 का मान कितना आया 5 सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो एक पोर्शन तो इस सवाल का ये हुआ कहाँ से कहाँ तक की गति का, ए से बी तक का। तो इसमें अब हमको केवल एक ही उत्तर प्राप्त हुआ है कि वस्तु कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी, वो हमने ज्ञात कर लिया 125 मीटर। अभी दूसरी बात है वायु में कितने समय तक रहेगी। वायु में समय का मतलब क्या है कि जब हम किसी वस्तु को उछालते हैं तो हमारे हाथ से छूट गई, उसके बाद ये कहाँ पर है, वायु में, तो किसी ऊंचाई तक जाएगी फिर वापस गिरेगी, तो ये भी वायु में रहेगी। तो पृथ्वी तल से जब छूट जाएगी और वापस पृथ्वी तल पर आएगी तो उतने पूरे समय के दौरान वो कहाँ पर रहेगी, हवा में रहेगी। इसलिए वो पूरा समय हमको ज्ञात करना है। तो पूरा समय में एक हिस्सा हम निकाल चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का। अब दूसरा हिस्सा हमको कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, बी से लेकर ए तक का। ठीक है। और दूसरी बात इसमें पूछा है कि कितने वेग से पृथ्वी से टकराएगी। तो ये जब वस्तु पृथ्वी तल से टकराएगी तो टकराते समय इसका वेग कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो दूसरा पोर्शन देखेंगे हम कहाँ से कहाँ तक की गति का, बी से लेकर ए तक की गति, दूसरा पोर्शन। अब यहाँ से ये जो वस्तु ने जो दूरी तय की है तो उसका मान तो 125 मीटर ही रहेगा, तो हम निकाल चुके। तो जितनी ऊंचाई पर गई उतनी ऊंचाई वापस ही गिरेगी, तो उतना ही रहेगा 125 मीटर। नीचे की ओर गिर रही है तो अब ये प्रारंभिक वेग हो गया दूसरी यात्रा का। तो यहाँ पर अंतिम वेग है वो दूसरी यात्रा का प्रारंभिक वेग होगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर जाकर रुक गई है, उसके बाद ही तो गिरेगी। तो अंतिम वेग जो है वो नई यात्रा का प्रारंभिक वेग होगा। यहाँ पर कितने वेग से टकराएगी वो अज्ञात है, वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है। नीचे की ओर जा रही है तो g धनात्मक कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय हमने मान लिया T2 वो अज्ञात है। तो हमको v का मान ज्ञात करना है और समय T2 का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। तब ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर इस यात्रा की ज्ञात करनी है। तो देखेंगे ए से बी तक का भाग हम कर चुके, अब दूसरा भाग बी से लेकर ए तक का होगा। देखते हैं क्या हमको मिलता है। अब यात्रा हो रही है हमारी बी बिंदु से लेकर ए बिंदु तक। इसमें देखें प्रारंभिक वेग बी बिंदु पर कितना है 0, ये यू का काम करेगा। अंतिम वेग कितना है वो हमको ज्ञात करना है। समय कितना लगेगा वो हमको ज्ञात करना है। ऊंचाई वही की वही रहेगी 125 मीटर। ठीक है। और जी का मान नीचे की ओर है तो प्लस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको बी से लेकर ए तक के पोर्शन के बारे में बात करना है। तो हमको u दिया है, v दिया है, v अज्ञात है, t अज्ञात है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर तीसरा समीकरण, तृतीय समीकरण से। तो तीसरा समीकरण में कितना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v का मान ज्ञात करना है, u का मान 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, g का मान 10 और h का मान 125। 2 का 10 में गुणा हुआ 20, इसका 125, 125 दूनी 250। तो ये आ गया v स्क्वायर बराबर 250 और एक 0, तो कितना हो गया 2500। तो v का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 2500, वर्गमूल किया तो v का मान आ गया 2500 का वर्गमूल तो 50 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु कितने वेग से पृथ्वी तल से टकराई, तो टकराते समय उसका वेग कितना हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। समय ज्ञात करना है तो पहले से या दूसरे से उसी से भी कर लो। तो प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस जी टी। v की वैल्यू 50, u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 10 और t2 ये अज्ञात है। सॉल्व करना है तो 50 बराबर 10 t2, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई 50/10,
t2 बराबर 5 सेकेंड। तो वापस आने में इसने कितना समय लिया? 5 सेकेंड। कितने वेग से टकराया? 50 मीटर प्रति सेकंड से। हमसे पूछा है कि वायु में कितने समय तक रहेगी। तो वायु में कुल समय, ऊपर गई तो t1, वापस आई तो t2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़। अतः वायु में कुल समय तो t बराबर t1 प्लस t2, दोनों को जोड़ दिया, कुल समय कितना आ जाएगा? अतः t बराबर 5 प्लस 5, t बराबर 10 सेकेंड। तो वस्तु वायु में कितने समय तक रही? और 10 सेकंड तक रही। कितनी ऊंचाई प्राप्त किया? तो 125 मीटर की ऊंचाई इसने प्राप्त की। और कितने वेग से वापस पृथ्वी से टकराई? तो 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस टकराई। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन इस प्रकार के सवाल में हमको एक बात जो मिली वो हम आगे उसको एज ए फॉर्मूला, सूत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं, कि वो ध्यान रखा जा सकता है। वो होगा क्या? तो इस प्रकार का कोई भी सवाल है जिसमें वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है, तो ऊपर जाती है तो वेग में कमी हो रही है, और नीचे गिरती है तो वेग में वृद्धि हो रही है। तो दोनों केस में त्वरण वही लग रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊपर जा रहा है तो ऋणात्मक, नीचे जा रहा है तो धनात्मक। तो इस प्रकार की गति जब कोई भी वस्तु करती है तो जितने वेग से वह उछाली जाती है, कितने वेग से उछाली गई है? 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो उतने ही वेग से ये वापस पृथ्वी से टकराएगी। हाँ या ना? 50 से फेंकी, ऊपर ऊपर जाते जाते वेग इसका 0 हो गया पहली गति में। दूसरी गति में 0 से गिरी तो उतनी दूरी तय करेगी, तो कितना वेग हो जाएगा? उतना ही रहेगा जितने वेग से उसको उछाला गया है। तो इसको हम सूत्र के रूप में आगे ध्यान रख सकते हैं। तो जितने वेग से फेंकी जाएगी उतने ही वेग से वापस गिरेगी, एक बात। दूसरी बात, जितना समय ये ऊपर जाने में लेगी उतना ही समय क्या करेगी? वापस आने में लेगी। तो ऊपर जाने में समय इसने 5 सेकंड लिया था t1, और वापस आने में भी कितना लिया? 5 सेकंड का ही समय लगा, तो t2। दूसरी बात क्या हो गई? तो जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करेगी तो जितने वेग से वो उछाली जाती है उतने ही वेग से वो वापस पृथ्वी से टकराएगी। जितना समय जाने में लेगी उतना ही समय वो वापस आने में लेगी, और जितनी ऊंचाई ऊपर जाने में तय करेगी उतनी ही वो वापस आने में गहराई तय करेगी। तो जब सेम क्वांटिटीज़ होती हैं गुरुत्व के अधीन, तो जितनी ऊंचाई ऊपर और नीचे तय करती है तो वेग भी समान रहता है और समय का मान भी नियत रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सवाल ये हमारा हुआ, इसका हमने अभ्यास किया, इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हमने जो पहले किया था वो किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया था, दूसरे सवाल में किया था कि नीचे से ऊपर की ओर उछाला था। अब हमने गति कराई कि ऊपर भी जा रही है वस्तु और नीचे भी जा रही है, तो नहीं आधी जो गति है इसकी ऊपर की ओर है और शेष आधी गति वस्तु की नीचे की ओर है। अब हम कोई सवाल ऐसा करेंगे जिसमें वस्तु के द्वारा तय की गई ऊंचाइयां भिन्न भिन्न हो, तय की गई दूरियां ऊंचाइयां कैसी हों? अलग अलग हों। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उदाहरण के तौर पे हम किसी मीनार के ऊपर खड़े हैं, किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और वहाँ से किसी पत्थर को ऊपर की ओर उछालते हैं, तो किसी ऊंचाई तक जाएगा और वापस ज़मीन पर गिरेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो यात्रा का पहला जो अंतराल है उसका वो अलग है, वो दूरी, और वापस आएगा तो वो दूरी अलग है। ऐसी स्थिति में सवाल को कैसे हल करेंगे? तो एक सवाल अपन करके देखते हैं, देखेंगे उदाहरण। एक वस्तु 100 मीटर ऊंची मीनार यानी बिल्डिंग की छत से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। कितने वेग से फेंकी? 25 मीटर प्रति सेकंड वेग से 100 मीटर की छत से ऊपर की ओर फेंकते हैं। अब ये ऊपर जाएगी फिर वापस ज़मीन पर गिरेगी, तो बताइए यह कितने
समय बाद पृथ्वी से टकराएगी। कितना टाइम लेगी ये जैसे ये जाके पृथ्वी से वापस टकराए, तो उस समय की हमको गणना करनी है। तो एक वस्तु को हमने उछाला ऊपर की ओर, कहाँ से उछाला? किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़े होकर। बिल्डिंग की छत की ऊंचाई कितनी दी है? तो 100 मीटर दी है। तो 100 मीटर की ऊंचाई से हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं, किसी न किसी हाइट को गेन करेगी, किसी न किसी ऊंचाई पर जाएगी, फिर वापस गिरेगी नीचे। नीचे गिर के वो छत पे ना गिर के ज़मीन पे जाके गिरती है। तो छत तक की दूरी अलग और ज़मीन तक की दूरी 100 मीटर अतिरिक्त हो गई। तो ये अतिरिक्त दूरी और तय करती है, जाकर ज़मीन से टकराती है। तो कितना समय लेगी यात्रा में, उस समय की हमको गणना करनी है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। डायग्राम बनाएंगे तो ये सॉल्यूशन हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी सवाल इस प्रकार के हों तो उनको एक बार डायग्राम जरूर कीजिए। प्लॉट करेंगे डायग्राम तो आपको सवाल समझ में आएगा। तो हमने मान लिया एक मीनार है कोई, ए उसका बॉटम ए है और उच्चतम बिंदु बी है। आधार ए बिंदु और उच्चतम बिंदु बी, और इसकी ऊंचाई हमको दी है 100 मीटर। अब ये इसकी छत होगी। छत के ऊपर खड़े होकर एक वस्तु ऊपर की ओर उछाली जाती है। कितने वेग से उछाली गई है? तो उछालेंगे तो प्रारंभिक वेग होगा, वो दिया है हमको 25 मीटर प्रति सेकंड। अब किसी न किसी वेग से उछाली तो किसी न किसी हाइट तक जाएगी। हमने माना ये सी बिंदु तक पहुँचती है। तो उच्चतम बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ है कि जहाँ पर उसका अंतिम वेग कितना हो जाए? 0। तो ये दो गति हैं, तो u1 और v1, b से लेकर c तक की गति में ये u1 और ये v1। हमने मान लिया इसमें जो समय लगता है वो t1 है, अज्ञात हमको ज्ञात करना है। ऊंचाई ये h1 तय करती है, अज्ञात हमको ज्ञात करना है। और ऊपर की ओर है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? ऋणात्मक, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो b से लेकर c तक की गति के बारे में हम विचार करेंगे। तो गति केवल b से c तक की है, तो b से c सारा डेटा वहाँ पर लिखा हुआ है, तो दोबारा नहीं लिखते, हम सीधा सीधे यूज करेंगे। u हमारे पास है, v हमारे पास है, g हमारे पास है, t और h अज्ञात हैं। तो पहले समीकरण से v बराबर u प्लस जी टी। v का मान यानी v1 बराबर u1 ऊपर की ओर माइन, बाद में लगाएंगे माइन g और t1। 0 u का मान 25 माइनस का 10 और t1 अज्ञात है, ज्ञात करना है। तो 10 t1 इक्वल टू 25, तो t1 की वैल्यू 25/10। तो t1 का मान आ गया हमारे पास 2.5, यानी 2.5 सेकंड इसने लिया, 2.5 सेकंड कहाँ तक जाने में? बी बिंदु से सी बिंदु तक पहुँचने में। दूसरी बात, कितनी ऊंचाई तय करेगी? ऊंचाई और ज्ञात कर लो। तो हम कौन सा लगा दें? दूसरा समीकरण। तो द्वितीय समीकरण से, दूसरे समीकरण से क्या होता है? h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h का मान h1 u1 t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। b से c तक की यात्रा में हमने सारे 1 वाले टर्म लिए हैं, तो 1 वाला लेंगे तो h1 बराबर 25 गुणा 2.5, ठीक है, प्लस 1/2 g का मान माइनस का 10 और t1 का मान 2.5 इसका स्क्वायर। 25 गुणा 25 625 और 62.5, ठीक। 2 से 5 10 को काट दिया तो 5 बार, ये 6.25 मल्टीप्लाई किया तो 62.5 माइनस 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/5, यहाँ से लगा 2, 5 2 10 2 2 12, 6 5 30 31.25, ये है 62.5। तो 62.5 है, ये 31.25 से घटाएंगे, आधा ही बचेगा, 31.25 ऊंचाई है तो ये मीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी वस्तु को जब 100 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से 20 ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो ये 31.25 मीटर की दूरी तय करेगी अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में।
और वहाँ तक पहुँचने में समय कितना लिया इसने, वो लिया 2.5 सेकंड, और 2.5 सेकंड का ये समय लेगी, इतनी ऊंचाई प्राप्त करेगी और इतना समय लेगी। ये हुआ यात्रा का एक चरण। अब हमको यात्रा के दूसरे चरण के बारे में बात करना है। अब दूसरा चरण कहाँ शुरू होगा, सी बिंदु से, और कहाँ तक होगा, ए बिंदु तक। ये बीच में यहाँ पर बी था। ये दूरी तो थी ए से बी तक की 100 मीटर, और बी से सी तक की हमारे पास आ गई 31.25। तो ये टोटल जो दूरी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो 100 और 31.25 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगी 131.25 मीटर। बात समझ में आ गई। बी से सी तक तो क्या है 31.25 मीटर, और ए से बी तक 100 मीटर। अब यहाँ से वापस करेंगे तो टोटल यात्रा 31.25 यहाँ तक की और 100 मीटर यहाँ तक की, तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 131.25 मीटर। अब यहाँ पर जो गति हो रही है, तो ये इसका प्रारंभिक वेग हुआ u2। तो जो पहली यात्रा का अंतिम वेग है वो इसका प्रारंभिक वेग यानी 0। यहाँ पर जो टकराएगी वो v2 अज्ञात है, हमको नहीं पता कितना है, उसकी हमको गणना करनी है। हमने समय मान लिया t2, ये दूरी तय कर दी है, और g का मान नीचे की ओर तो प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अज्ञात क्या क्या बचा, तो अज्ञात हमारे पास t2 और v2, तो हम v2 ज्ञात कर लेंगे, वो दूसरा उत्तर आ जाएगा कितने वेग से पृथ्वी से टकराएगी, और t2 जो हमको मिलेगा t1 के साथ जोड़ेंगे तो टोटल समय आ जाएगा यात्रा में लगने वाला कुल समय। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये जो पोर्शन है, अब गति कहाँ से कहाँ तक हो रही है, अब ये गति हो रही है सी से लेकर बी तक, सॉरी सी से लेकर ए तक की। अब सी से लेकर ए तक की गति, इसके बारे में बात करते हैं। तो u हमारे पास है, v अज्ञात है और t अज्ञात है, h हमारे पास है, g हमारे पास है। तो तीसरा समीकरण ला दो। तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v2 स्क्वायर बराबर u2 स्क्वायर प्लस 2g, और ये टोटल यात्रा, ये h2 हमने मान ली कुल ऊंचाई, 0 का स्क्वायर, g का मान नीचे है तो प्लस 10, और h का मान 131.25, तो v2 स्क्वायर बराबर, ये तो पद 0 हो गया, इसका गुणा किया तो 10 इधर जाएगा 131, 1312.5 गुणा 2, इसमें 2 का गुणा कर दो तो 12.5 का 25 हो गया, 13 का 26 हो गया, 26 25, v2 स्क्वायर, तो v2 का मान कितना हो जाएगा, √2625, भरमूल निकालेंगे, ये उत्तर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अर्थात वस्तु इतने वेग से पृथ्वी तल से जाकर ये टकराएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यात्रा में लगने वाला समय, तो पहला समीकरण लगा दो। प्रथम में v हमको चाहिए तो दूसरा ही लगा देते हैं, द्वितीय समीकरण से। तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h का मान 131.25, u का मान 0, t2 अज्ञात है तो हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/2, g का मान 10 और t2 अज्ञात है, इसका स्क्वायर, तो 131.25 बराबर 0, और प्लस ये काट दिया तो 5t2 स्क्वायर, तो t2 स्क्वायर बराबर 131.25/5 भाग दे दिया, कितनी बढ़ जाएगा 10, 30, 2, 5, 26.25, तो t2 बराबर आ जाएगा √26.25, समय है तो सेकंड। तो जब ये वस्तु उच्चतम बिंदु C से वापस पृथ्वी से टकराएगी तो टकराते समय इसका वेग हो जाएगा √2625, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका संख्यात्मक मान आ जाएगा, दशमलव के 2 अंकों तक काम करना होता है, तो इतना मीटर प्रति सेकंड इतना वेग हो जाएगा, ये समय आ जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5.6 या 7 समथिंग जो भी आएगा, ये समय आ जाएगा।
ये हमारे पास आ गया है इसका सी से ए तक यानी वापसी में लगने वाला समय। अब यात्रा में लगने वाला कुल समय कितना हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, अतः यात्रा में लगा कुल समय, यात्रा का कुल समय, तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये t1 प्लस t2। तो t1 पहला हमने जो मान निकाला था वो तो t1 आया था, और दूसरा मान जो आया वो हमारे पास t2 आया। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकी गणना कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो उत्तर आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये t1 प्लस t2 जोड़ देंगे, ये तो हो गया हमारे पास यात्रा में लगने वाला कुल समय, कि ये वस्तु जो गति कर रही है वो कुल कितना समय लेती है और कितने वेग से वापस टकराएगी। तो आज हमने दो प्रकार के सवालों का अभ्यास किया। एक में जब किसी वस्तु को नीचे से फेंका, किसी ऊंचाई तक जाती है, वापस उसी तल पर आकर गिरती है, एक प्रकार। दूसरे प्रकार था कि किसी ऊंचाई से फेंकते हैं तो जाती है तो अलग दूरी तय करती है, वापस गिरती है तो अलग दूरी तय करती है। यानी प्रारंभिक तल और अंतिम तल एक ही नहीं है, एक तल है तो पहला एक प्रकार का सवाल हुआ, और तल भिन्न भिन्न है तो दूसरे प्रकार का सवाल हो गया। इसमें हम और चाहें तो और भी बना सकते हैं कि ज़मीन से हम फेंकते हैं, छत पर जाकर गिरती है किसी ऊंचाई पर, तो तल अगर इसके भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो उस स्थिति में हम इन सवालों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं सवालों को और आप अभ्यास करेंगे, अच्छी तरीके से करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।